हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सीए इंटर अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये चैप्टर भी काफ़ी छोटा है, सिर्फ एक ही पेज का चैप्टर आप देख सकते हैं, ओनली वन पेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पास्ट लेक्चर में देखा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग करने के रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग करने के रूल्स क्या होते हैं, वो रूल्स किस किस पर अप्लाई होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी। दुनिया में बिजनेस करते हैं अगर आप, तो या तो आप कंपनी बनाएंगे या आप एंटिटी बनाएंगे। एंटरप्राइज, एंटिटी। तो एएस जो लगता है कंपनी पे लगता है या एंटिटी पे लगता है, वो चीज़ हम इधर देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस कंपनी पे इंड एस लग गया उस पर एएस अप्लाई नहीं होता। एएस अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एएस अप्लाई होगा किसी भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस एंटिटी या कंपनी कोई कमर्शियल काम कर रही है, इंडस्ट्रियल काम कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो चाहे नॉट प्रॉफिट के लिए हो, लेकिन जिसमें कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटी आ गई उस पर एएस लागू हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब क्या होता है, बैलेंस शीट है 100 करोड़ की, उस पर 10 रुपये का खर्चा हुआ किसी भी आइटम पे, पी&एल में 10 रुपये दिखाने हैं। अब आपका अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई साहब ये 10 रुपये हैं, इस पर एएस अप्लाई होगा, तो एएस के हिसाब से देखना पड़ेगा ये 10 रुपये का ट्रीटमेंट क्या हुआ। तो भाई एएस कभी भी नॉन मटेरियल, मतलब छोटी चीज़, ये 10 रुपये क्या है, नॉन मटेरियल है, इस पर एएस अप्लाई नहीं होगा। ये 10 रुपये आप कहीं पर भी दिखा दीजिए, इससे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई लेना देनी है। सिर्फ मटेरियल चीज़ों पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे डिस्क्लोजर्स बताए जाते हैं। डिस्क्लोजर्स, वो डिस्क्लोजर्स अगर बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए एग्जेम्प्ट कर दी गई है स्पेसिफिक एक्ट में, मतलब क्या होता है, बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक सेपरेट एक्ट हो गया। अगर उस एक्ट ने मना कर दी कि डिस्क्लोजर मत दीजिए, तो एएस अगर कह रहा है तो आप किसकी बात सुनेंगे, एक्ट की बात सुनेंगे, क्योंकि एक्ट बड़ा है एएस छोटा है। कोई भी बात एक्ट और एएस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो एक्ट प्रिवेल करेगा, एएस की बात नहीं सुनी जाएगी। तो यही चीज़ इसमें बोली है कि अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए है और अगर उसका एक्ट उसके लिए एग्जेम्प्ट करता है तो वो नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब उस डिस्क्लोजर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो बैलेंस शीट बनती है वो इनकम टैक्स की अलग बनती है और कंपनीज एक्ट की अलग बनती है। याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट में एएस फॉलो होते हैं और इनकम टैक्स एक्ट में आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। तो आप जब इनकम टैक्स के हिसाब से अभी बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें इनकम टैक्स में कहीं कहीं छूट भी दे रखी होती है, कहीं कहीं खर्चे फुल अलाउड होते हैं, मतलब पी&एल में अलाउड होते हैं। तो आप इनकम टैक्स की बैलेंस शीट इनकम टैक्स के हिसाब से बनाइए, इनकम टैक्स का पी&एल इनकम टैक्स के हिसाब से बनाइए। इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं हो, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी में अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ कमर्शियल चीज़ों पे लगेगा, मटेरियल बड़ी चीज़ों पे लगेगा। डिस्क्लोजर ये नॉन एप्लीकेबिलिटी एक्ट के हिसाब से दे रखा है मैंने, एक्ट। अगर एक्ट में लिखा है तभी देने, वरना अगर सॉरी एक्ट में अगर मना करा है तो आपको डिस्क्लोजर नहीं देने हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप दें, ठीक है। और इनकम टैक्स की बैलेंस शीट इनकम टैक्स के हिसाब से बनेगी। आपकी में एक सब्जेक्ट हुई इनकम टैक्स, उसमें आप समझ जाएंगे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अलग होती है। अब क्या होता है, जब भी एएस लगेगा या किसी भी एएस में छूट दे रखी है, किसी भी चीज़ की छूट दे रखी है, तो वो पूरे ग्रुप के बारे में छूट मिलेगी आपको।
जैसे हमने पढ़ा था ना होल्डिंग सब्सिडरी, जैसे अगर इंडियस किसी भी एक कंपनी पर अलाउड हो गया तो उसकी होल्डिंग जिसने 50% से ऊपर होल्ड कर रखी है, या उसकी एसोसिएट एंटिटी जिसमें 20% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो उस पर भी लग जाएगी। तो वैसे ही एएस के हिसाब है, अगर एक कंपनी में लग गया तो उसकी पूरा ग्रुप पे लगेगा, मतलब एक ही कंपनी में ना उसका पूरा ग्रुप पकड़ा जाएगा। यही है इसमें दे रखा। तो एप्लीकेबिलिटी ग्रुप के आपने बता दिया मैंने कि जो एएस लगता है वो ग्रुप पर लगता है। एएस सारी कंपनीज पे लगता है जिस पर इंडियस नहीं लगता है, ठीक है, ऑल कंपनी। जो कंपनी नहीं होगी नॉन कंपनी, जो मैंने बताया एंटरप्राइज एंटिटी, उनको बोलते हैं नॉन कंपनी। कुछ कंपनी जो छोटी मोटी कंपनी जैसे बोलते हैं एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको थोड़ी छूट दे दी गई है इसकी कि आप फॉलो मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें में पैसा लगता है थोड़ा बहुत, इसलिए पैसे देना पड़ता है। तो है ना, जो छोटे मोटे अकाउंटेंट होते हैं वो जो ऊपर ऊपर की चीज़ें वो कर लेते हैं, तो जो अंदर की घुस के चीज़ें थी ना, टफ वाली चीज़ें थी, वो हटा दी है। देखिए ये लेवल 1 एंटिटी को छोड़ के, ये तो ऊपर ऊपर बड़ी वाली एंटिटी हुई, लेवल 2 से लेवल 4 होती है ना, इनको छूट दे दी गई। जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें थी थोड़ी बहुत छूटें दे गई, हम छूट भी देख लेंगे क्या क्या है। तो लेवल 1 एंटिटी लार्ज एंटिटी होती है, लिस्टेड कंपनी तो आपको पता ही है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बैंक्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई। और जो अदर बची हैं, अदर जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है, 250 करोड़, और बोरिंग 50 करोड़ से ऊपर है, तो वो वाली कंपनी लार्ज कंपनी, वो वाली एंटिटी लार्ज एंटिटी कहलाती है। लेवल 2 में कौन सी आती है? मीडियम एंटिटी। लेवल 3 में स्मॉल। लेवल 4 में माइक्रो। माइक्रो जो बच्ची कुची कंपनी है। मीडियम कौन सी होती है? जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है लेकिन 250 करोड़ से कम है, ठीक है, क्योंकि 250 करोड़ से ऊपर होगा तो वो लार्ज बनी जाएगी। तो जो 50 करोड़ से ऊपर जाएगा वो मीडियम एंटिटी, और जिसकी बोरिंग 10 करोड़ से ऊपर है। स्मॉल एंटिटी कौन सी होगी? स्मॉल एंटिटी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और जिसकी बोरिंग 2 करोड़ से। तो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 एंटिटी को कौन कौन सी छूट दी जाती है वो मैंने इधर दे रखी है। देखो लेवल 1 एंटिटी को तो जीरो, कोई भी एग्जामेशन नहीं है, ठीक है। लेवल 2 एंटिटी को ये क्यूमुलेटिव है, मतलब ये वाली लेवल 2 एंटिटी को ये पूरी दी जाएगी। 3, 17, 20, 21, 23, 25 और 27। एएस के नाम आपको हम धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आप काउंटिंग देख लेना कैसे। वैसे 20 वाली सीरीज़ की ज़्यादा एग्जामेशन है इसमें, और 3 कैश फ्लो, और 17 ये आपका शायद सेगमेंट रिपोर्टिंग है, जहाँ तक है सेगमेंट देखना पड़ेगा मुझे भी। 17 है, 17 के बाद ये 20, 21, 23, 25, 27। जो लेवल 3 एंटिटी है, लेवल 3 एंटिटी का वही क्यूमुलेटिव। लेवल 3 एंटिटी को ये वाली सारी छूट तो मिली जाएंगी, 3, 17, 20, 21, 23, 25, 27, और एक्स्ट्रा 18 और 24 भी मिल जाएगी लेवल 3 एंटिटी। लेवल 4 एंटिटी को 3, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 18, 24 और 14 और 28, ये दो और एग्जामेशन मिल जाएंगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव देखना आपको, लेवल 1 है तो 0, लेवल 2 है तो ये दोनों, लेवल 3 है तो ये और ये तीसरा भी, और लेवल 4 है तो 1, 2, 3, 4, 4, ठीक है। अब क्या होता था, किसी एंटिटी का टर्नओवर है 251 करोड़ पिछले साल का, फिर इस साल क्या हुआ, वो रह गया 249 करोड़। तो कभी छूट मिल रही है, मतलब इतनी सारी की छूट मिल गई, फिर एक साल छूट ले ली, एक साल छूट नहीं ली, एक साल छूट ले ली, एक साल नहीं छूट ली, तो क्या है, कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने सीधा हिसाब बना दिया कि अगर आप लेवल 1 एंटिटी से छूट लेने के लिए लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 में जाएंगे, तो कम से कम 2 साल छूट लेने के लिए, कम से कम 2 साल एक लेवल में होने चाहिए, ठीक है। जैसे लेवल 1 एंटिटी वाले को लेवल 2 को एग्जाम लेवल 2 में आ जाता है टर्नओवर की वजह से, तो 2 साल का टर्न, लगातार 2 साल तक उसका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे होना चाहिए, बोरिंग 50 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कंपनी थी वो रोने लगी, भाई साहब कंपनी बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, रोने लगी भाई साहब, रोने लगी। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको भी छूट दे देते हैं। जो भी कंपनी होगी अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़, जैसे जो इनको एग्जामेशन नहीं है ना, जो का वही सेम है क्राइटेरिया, 250 करोड़ से नीचे वाली और 50 करोड़ से नीचे वाली, देखो ये वाले है ना, 250 करोड़ से नीचे वाली, 50 करोड़ से नीचे वाली, नोट लिखे ना इसके आगे नोट। तो जो लेवल 1 की नहीं होती है, उस
मतलब छोटी छोटी हैं जो एंटिटी होती है ना, वही एस का क्राइटेरिया बना दिया है, वही इधर ले लिए। बोली जो कंपनीज ये वाली है, इनके अलावा नॉट लिया ना, इनके अलावा जो लिस्टेड नहीं है, जो बैंक नहीं है, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है, जिसको पे उसको भी छूट दे देते हैं। अब छूट के नाम पे दे दिया उसको अंडा, मतलब ये 17 की छूट मिलेगी और कोई छूट नहीं, छोटी मोटी छूटें वो देते रहेंगे, लेकिन लगानी सारी येस पड़ेंगे, बस ये 17 की छूट नहीं मिलेगी। इतना ही चैप्टर है, चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर हमने क्या पढ़ा वो एक बार और देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटी मटीरियल पे है, ये डिस्क्लोजर्स का है छूट। इनकम टैक्स के बारे में कंपनीज नॉन कंपनीज को कौन कौन सी मिलती है छूट, लार्ज मीडियम स्मॉल माइक्रो, ये वाली छूटें एग्रीगेटिव होगी। और ये एस के बारे में हमने पढ़ लिया। स्टडी मटेरियल के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या दे रखे हैं इसके। टेस्ट योर नॉलेज में आ जाते हैं हम इसके। टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज इधर से चालू हो गई है। अब टेस्ट योर नॉलेज का पहला क्वेश्चन क्या है, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव विच आर नॉट लेवल 1, नॉट लेवल 1 जिसका but does non-corporate which are not level 1 whose turnover exceed rupees dash but does not exceed 25 crores in immediately preceding accounting यार क्लासीफाई। अच्छा लेवल 2 एंटिटी कौन कौन सी होती है ये पूछा है इसमें। तो लेवल 2 एंटिटी होती है आपकी 50 करोड़ वाली, 50 से 250 करोड़, तो आंसर सी हो जाएगा। ये तो रटने वाली चीज़ थी, कोचिंग नहीं था, वही एक पेज में सब कुछ है। द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉट कॉर्पोरेट एंटिटी नॉट, मैंने आपको बताया था ना AS17 नॉन कॉर्पोरेट एसएमई वाली आ गई, लेकिन याद करने का तरीका भाई जो चीज़ एसएमसी को ही नहीं मिली तो वो एसएमई को भी नहीं मिलेगी। तो AS17 ज़्यादा दिमाग लाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी हमें, AS17 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल नॉन कॉर्पोरेट इज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग हुज टर्नओवर एक्सीड रुपीज 250 करोड़ इन द इमीडिएटली। अच्छा जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर होगा तो वो सिंपली लेवल 1 एंटिटी होगी, लेवल 1 एंटिटी बी आंसर हो जाएगा इसका। ऑल नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इंगेज इन कमर्शियल इन एक्सेस ऑफ रुपीज 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़, 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। मैंने आपको बताया था ना ये लेवल 3 एंटिटीज में आएंगी। लेवल 3 एंटिटीज देखो, लेवल 3 एंटिटीज कौन कौन सी, लेवल 3 एंटिटीज 10 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर हाई उसको बोलते हैं लेवल 3 एंटिटीज। जिसका टर्नओवर बोल रहा हूँ बार में, ये बोरोइंग लिखा है, बोरोइंग जिसका 2 करोड़ से 10 करोड़ तक है, बार बार मुंह से टर्नओवर निकल जा रहा है, 2 करोड़ से 10 करोड़ तक, तो ये लेवल 3 एंटिटीज है, तो इसका आंसर वही सी हो जाएगा, लेवल 3 एंटिटीज। एसएमसी मीन से कंपनी, एसएमसी जिसका 250 करोड़ से नीचे था, वो बैंक नहीं थी, एफआईज नहीं थी, और जिसका टर्नओवर ये 50 करोड़ था शायद, 50 करोड़ से नीचे है, ये रहा नीचे लिखा है, उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा विच मे बी अ बैंक टर्नओवर एक्सीड्स डज नॉट एक्सीड्स रुपीज 250 करोड़, मतलब टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्नओवर 50 करोड़, हाँ ये टर्नओवर की बात है, 250 करोड़ से ऊपर, ठीक है, 250 करोड़ से नीचे वाली कंपनी से। वॉट आर द इशूज विद विच एएस, मैंने बताया था ना एएस में क्या होता है, वो अपना जो एएस होता है उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसमें मेजरमेंट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि एएस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है, और वो मेजरमेंट वाला, प्रेजेंटेशन वाला और डिस्क्लोजर वाला, तो वही वाला इसमें लिखना क्या क्या होते हैं एएस के अंदर। लिस्ट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड फॉर रेटिंग अ नॉन का एस लेवल 1 एंटिटी एंड लेवल 1 लेवल 2 एंटिटी कौन कौन सी ये बताना है। नॉन कॉर्पोरेट एस लेवल 4 एंटिटी, जो लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 लिख देना, और लेवल 4 के लिए अलग वाला क्राइटेरिया लिख देना, या फिर लिख देना जिसका टर्नओवर ये अपना है ना, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है और जिसकी बोरिंग 2 करोड़ से कम है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, XYZ विद अ टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड बोरोइंग ऑफ 1 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ है, ठीक है। एडवाइज द एग्जाम्पशंस बतानी है, तो ये बताओ जो जिसका टर्नओवर 50 करोड़, लेकिन ये कंपनीज है, मतलब
एसएमसी हो गई, नॉन कॉर्पोरेट नहीं, कॉर्पोरेट एंटिटी बट स्मॉल कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ एंड हैविंग बोरिंग लेस देन 50 करोड़ है। तो एग्जामेशन कौन सी है, AS 17 मैंने आपको बताया था, और छोटी मोटी और दे देते हैं। तो ये वाला AS 17 वाला इसको एग्जामेशन मिल जाएगा, और एसएमसी का जो भी एग्जामेशन दी जाती है वो मिल जाएगी। अ कंपनी वॉज क्लासिफाइड नॉन एसएमसी 11-12, वही चीज़ कि 2 साल भाई कोई भी एग्जामेशन लेनी है 2 साल तक कम से कम आपको उसमें नॉन एसएमसी में रहना पड़ेगा। वो नॉन एसएमसी से अगर एसएमसी में जाएंगे, एग्जामेशन लेने के लिए एसएमसी बनना पड़ेगा ना, तो नॉन एसएमसी से एसएमसी बनेंगे। 11-12 में नॉन एसएमसी थी, 12-13 में एसएमसी हो गई, तो 13-14 में भी अगर एसएमसी रहती तो 14-15 से मिलेगी आपको एसएमसी की एग्जामेशन, ठीक है। तो 2 साल उसको एसएमसी बनना पड़ेगा। तो 11-12 के बाद 12-13 में जाएगी तो एग्जामेशन मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। तो बस इतना ही था, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो लिख दीजिएगा, नहीं है। थैंक यू। तो आज की हम क्लास फिनिश करते हैं।